slide. Live is on. रोशनी जी सर। स्टार्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा आप सभी का ऑर्गेनाइजर्स वाव और अर्पण आयुर्वेद की तरफ से वेबिनार सीरीज वैद्य मित्रम में स्वागत करती हूँ। वी आर वाव वुमन ऑफ विजडम, ये एक फीमेल आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स का ग्रुप है जिसमें कि आयुर्वेद को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया जाता है। और लॉकडाउन के कारण हम इस वेबिनार सीरीज वैद्य मित्रम को आपके लिए लेकर आए हैं। ये वेब सीरीज मुख्य रूप से प्रैक्टिशनर्स और ऐसे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो कि या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इंटर्नशिप में काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद उन्हें क्या करना है। जॉब के लिए प्रैक्टिस करते हैं या अगर जॉब नहीं लग पाएगी तो हमको क्या करना है। उस समय में मार्गदर्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम आपको जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स जिन्होंने कम समय में अपने जो करियर को, अपनी प्रैक्टिस को एक नया आयाम दिया है, उनसे रूबरू कराने जा रहे हैं। और आशा करते हैं कि हमारी ये जो कोशिश है उससे आपको एक नई दिशा मिलेगी। और ये जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो वैद्य मित्रम परिवार है, ये हमेशा आपके लिए मार्गदर्शक की तरह कार्य करेगा। आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा जो आज का शेड्यूल है उसमें 2 सेशंस होने वाले हैं। एक होगा जो लास्ट सेशन था डॉक्टर संदीप राणे जी का, उसमें जो क्वेरीज आई हैं उनके वो आंसर्स देंगे पैनल डिस्कशन में। और जो दूसरा है वो आज का हमारा लेक्चर होगा विशेषज्ञ, योग विशेषज्ञ मनोज सर द्वारा। तो अब मैं जो क्वेरीज हैं उनके जो संचालन के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा सर को आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद डॉक्टर रोशनी जी। आपका आज के हमारे सभी श्रोताओं का आज फिर से स्वागत है और साथ ही डॉक्टर संदीप राणे जी का फिर से स्वागत है हमारे इस वेब सीरीज के तीसरे दिन। और हम आज जो कल का सेशन था उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके अंतर्गत जो हमारे श्रोताओं के प्रश्न थे उनको लेने वाले हैं डॉक्टर संदीप राणे जी। जी नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय गुरु जी और को मेरा चरण स्पर्श। डॉक्टर साहब, कल आपने बहुत अच्छी रोचक जानकारी बताई हमारे सभी व्यूअर्स को और लिसनर्स को, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, उसमें से कुछ हमारे प्रैक्टिशनर्स के प्रश्न थे आपके प्रोग्राम में से। हम लोग एक एक करके उन प्रश्नों को यहाँ लेंगे और आप उनका संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न हमारे व्यूअर्स में से आया है, क्या प्रोलेप्स डिस्क की अवस्था में मार्गावरोध संप्राप्ति की संकल्पना कर सकते हैं? ऐसा समझने पर वात प्रकोप की 2 अलग-अलग संप्राप्ति का निर्माण होता है, धातु क्षय जन्य और मार्ग अवरोध जन्य। इसके अनुरूप इनके चिकित्सा क्रम में विभेद कैसे करेंगे? जी दिनेश जी, बिल्कुल बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है ये। इसमें हम देखेंगे कि मार्ग अवरोध जन्य और धातु क्षय जन्य 2 ऐसी चीजें होती है इसमें। जैसे कि प्रोलेप्स डिस्क का बताया तो ये एक मार्ग अवरोध जन्य व्याधि रहेगी। तो इसमें जनरली अगर हम देखते हैं कि दोनों चीजों को इसमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये एक व्याधि दोनों तरह से होती है, मार्ग अवरोध जन्य भी होती है और धातु क्षय जन्य भी होती है। हमें इस बीमारी में या इसकी चिकित्सा में दोनों ही चीजों को ध्यान में रख के करना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी वय के हिसाब से हम देखा जाए तो अगर किसी की वय जो है वो वृद्धावस्था में है, उस तरह की कंप्लेंट्स लेके आता है, दैट मीन्स उसकी जो वय है वो धातु का क्षय होना है उसमें, तो उसमें हमें क्या धातु क्षय जन्य चिकित्सा भी देनी पड़ेगी जिससे वात प्रकोप में भी उसे उपक्षय रहे। तो अब वात प्रकोप में मुख्यतः 2 कारण होते हैं। जैसे वात प्रकोपक हम देखा जाए तो वात प्रकोप में मुख्यतः 2 कारण होते हैं। पहला धातुओं का क्षय होना, दूसरा मार्ग अवरोध हो जाना। ठीक है, इसमें प्रधान दोष वायु ही होता है। दोनों अगर कुछ भी वो हो तो प्रधान दोष। डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसी का माइक चालू है क्या? सॉरी।
दिनेश शायद आपका माइक, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज चेक की। नहीं, पैक कमरा है। ओके, चलिए कंटिन्यू प्लीज। जी सॉरी। इसमें प्रधान हम जो दोनों चीजों को देख रहे हैं, पहला धातुओं का क्षय होना, दूसरा मार्ग अवरोध हो जाना। ठीक है, तो इसमें प्रधान दोष जो होता है, प्रधान दोष हमारा जो है वो वायु ही है। वो दोनों की जो भी कंडीशन होगी उसमें प्रधान दोष तो वायु है। अब वायु के मार्ग को अन्य दोष जैसे पित्त है या कफ है या कोई भी धातु है या अन्न है या पुरुष है या मूत्र है, जब ये वायु के मार्ग को अवरोध कर देते हैं, तो वायु के मार्ग को अवरोध होने के कारण मतलब यानी कि वायु को आवृत कर देते हैं, तो उसे उसका आवरण कर देना कहते हैं। मतलब कि कोई भी जो धातु है वो वायु को अगर या मल मूत्र से या किसी भी दोष से, वात या पित्त से अगर आवृत हो जाएगी तो उसे हम आवरण कहते हैं, क्योंकि उससे वो वात जो है मार्ग अवरुद्धित हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे इस आवरण का हम अगर सामान्य अर्थ देखा जाए तो आवरण का सामान्य अर्थ होता है ढक देना, मतलब किसी चीज से उसे आवृत कर देना, ढक देना। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें दो चीजें होती है, एक आवरक होता है और एक आवृत होता है। अब हम आवरक किसको कहेंगे? आवरक जो वायु को ढक रहा है उसे हम आवरक कहेंगे। अब वो दोष हो सकते हैं, जैसे पित्त और कफ हो सकते हैं, धातुएं हो सकती है, मल हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। और आवृत मतलब जो वायु है, मतलब आवृत का मतलब है वायु जो उसे आवृत कर रहा है। अब विभिन्न आचार्यों ने इसके बहुत सारे अलग अलग भेद बताए हैं, इसमें क्लासिफिकेशंस भी है, अलग अलग, सुश्रुत ने अलग, चरक ने अलग बनाए हैं, इन अलग अलग तरीके से बताया। अब इसमें जो मेन क्लासिफिकेशन अगर हम देते हैं तो स्वतंत्र और अन्योन्य और मिश्रण, इन आवरणों को इन तरह के आवरणों को हम देखा जाता है। तो मैं इसमें एक सुपरफिशियली बताऊंगा, क्योंकि आवरण में घुस गया तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसा पढ़ेंगे कि अरे हमें तो इस चक्कर में फंसना ही नहीं और हम कैसे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये एक आवरण बहुत ही ऐसी चिकित्सा है कि उसको मैं तो पूरी तरह से उसको नहीं डिफाइन कर सकता आपको, पर मैं जितना जानता हूँ मेरे प्रैक्टिस में मैं उतना बता सकता हूँ। तो इसमें हम देखते हैं जैसे आवरण में कि हम पित्त से अगर हुआ है या कफ से हुआ है या रक्त से हुआ है, मांस से हुआ है, मेद से हुआ है, अस्थि से हुआ है, मज्जा से हुआ है, शुक्र से हुआ है, इस तरीके से आवरण हमें देखने को मिलते हैं। अब इसकी अगर हम मेन चिकित्सा देखें तो चिकित्सा में सबसे पहले तो निदान परिवर्जन करना है हमें, जो कि मुख्य उसकी चिकित्सा है। तो निदान परिवर्जन हमने करा, वात प्रकोपत आहार विहारों को हमने उसको परिवर्जन कर दिया। अब इसमें वात नाशक चिकित्सा तो हमने करनी ही करनी है, वो धातु क्षय हो या फिर आपका मार्ग अवरोध है, क्योंकि मुख्य दोष इसमें कौन सा है? वात। हम इस वात व्याधि की एक चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो उसमें मुख्य दोष तो हमारा साथ में वात ही रहेगा। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम आवरक की चिकित्सा कर रहे हैं, मतलब कि अगर पित्त का आवरक है तो हम क्या करेंगे, पित्त शामक चिकित्सा करेंगे। पर इसमें यह जरूर ध्यान रखना है कि इसमें वात ना बढ़े, इसका ध्यान रख के हमको चिकित्सा करना है। अगर कफ का है तो हम कफ शामक चिकित्सा करेंगे, इसमें अनुलोमन का विशेष ध्यान रखना है। और अगर पित्त और कफ दोनों ही साथ में है तो सबसे पहले शास्त्रों में लिखा है कि हम सबसे पहले पित्त की करेंगे चिकित्सा, देन हम फिर कफ की करेंगे। ठीक है, अब इसमें मुख्यतः अगर देखा जाए कि अस्थि और मज्जा का आवरण इसमें अगर होता है तो अस्थि और मज्जा की चिकित्सा में यहाँ पे महास्नेह का शास्त्र में वर्णन किया गया है। महास्नेह क्या होते हैं? घृत, तेल, वसा और मज्जा। हम जैसे घृत, तेल, वसा और मज्जा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तिक्त क्षीर बस्ती में हम मांस रस से तिक्त क्षीर बस्ती भी बनाते हैं, हम घृत का इस्तेमाल भी करते हैं, हम तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये अस्थि और मज्जा आवरण के जो वात अवरुद्ध हो रही है तो उससे हम कर सकते हैं। अब आखिरी में ये भी बताया गया कि सर्व आवरण चिकित्सा, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे में अगर ये आवरण हो गए हैं और आवरण ज्यादा है तो उसमें एक चिकित्सा बताइए, अनुवासन या यापन बस्ती, मतलब बस्ती आ गई वापस। तो हमको एक चेहरा याद दिखेगा जो कल मैंने बताया था रणबीर कपूर का, याद है सभी को ना? रणबीर कपूर का एक ही चेहरा है कि चीते की चाल, और वो जो उसका पूरा की पूरा स्लोगन है। अब घूम फिर के आ गई बात बस्ती पे। अब सब इतनी चीजें जब है, आवरण आवरण सब चीजें, और बस्ती उसका सॉल्यूशन है, तो बस्ती देना ही है। आधी चिकित्सा हो गई, काम खत्म, पेशेंट ठीक करना है, तो हमने बस्ती दे देनी है। ठीक है, और इसके साथ में उन्होंने बताया है कि अगर सर्व आवरण चिकित्सा है तो इसमें रसायन प्रयोग भी बताया गया है।
तो रसायन प्रयोग में हम शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं, गुग्गुल भी उसमें हम अलग से यूज करते ही हैं। तो ये इस तरीके से हम आवरण की चिकित्सा करेंगे, मार्ग अवरोध दूर हो जाएगा, मार्ग अवरोध दूर हो जाएगा तो धातुओं का क्षय भी रुक सकता है, उससे सब चीज हो जाएगी। और सीधी हम अगर धातु क्षय पे हम पेशेंट को देखें कि धातु क्षय हो रहा है ऐसे, तो फिर हम तिक्तचीर बस्ती का जैसे प्रयोग बताया गया है, अस्थि धातु का पोषण करना है हमको उसमें, और वात की तो चिकित्सा करनी है क्योंकि रोग ही वात है, तो वात तो इंक्लूडिंग चलेगा चिकित्सा, निदान परिवर्तन वात शामक चिकित्सा, और साथ में अगर हम आवरण है तो आवरण को निकाल के फिर उसको हम सीधे के सीधे अस्थि क्षय पे ट्रीटमेंट करेंगे। जी, ये मेरा हुआ उनके क्वेश्चन का जवाब। बहुत बढ़िया, अच्छे से आपने समझाया है और मैं समझता हूँ कि जिनका प्रश्न रहा होगा उन तक आपकी बात पूरी पहुंची होगी। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि कई सारे माध्यमों से हमको बहुत सारे प्रश्न प्राप्त हुए हैं कल के लिए। उनमें से जो अलग-अलग तरह के प्रश्नों के जो ग्रुप बने थे, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहाँ कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं। सारे प्रश्नों को संभव नहीं है, बट वो मोटा-मोटा जो हम लोगों ने ग्रुप सिलेक्ट किया, उसमें से सारी लगभग चीजें कवर हो जाएगी। तो दूसरा एक प्रश्न इसी तरह का है कि बाह्य अभ्यंग के लिए आपके द्वारा बताए गए विभिन्न तेलों को एक साथ मिलाकर देने की अपेक्षा क्या रूबरू में हमें लक्षण के अनुसार एक समय में एक तेल देना उचित होगा? और आपने जो तेल विभिन्न तरह के बताए हैं, उनकी कार्मुकता को हम लोग कैसे समझेंगे? इसमें मैं विशेषतः कैसे तो नहीं बोलूंगा कि बहुत कुछ अलग परिवर्तन आ सकता है, हम उसे मिश्रित तेल दे रहे हैं या फिर किसी एकल तेल का उपयोग कर रहे हैं, पर कहीं कहीं बहुत सारे तेलों के अपने अपने अलग स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं, स्पेशल उनके उपयोग होते हैं। इसलिए मैं मेरी चिकित्सा में इन सबको सम्मिलित करता हूँ, क्योंकि मुख्यतः वात की चिकित्सा में तेल का उपयोग तो हम कर ही रहे हैं, फिर कुछ कुछ औषधियां अलग अलग होती है जिनके अलग अलग गुण होते हैं। जैसे हम कोटुमुच्चकादि तेल की बात करते हैं, तो कोटुमुच्चकादि तेल प्रायतः क्या होता है, वो शोथग्न होता है और शूलग्न होता है। तो वो दोनों शोथग्न और शूलग्न मतलब वहां का शोथ भी कम करेगा, शूल में भी काम करेगा। अब इसमें मुरुवेन्ना तेल का हम इस्तेमाल करते हैं। मुरुवेन्ना तेल जनरली व्रण रोपक भी एक है और ये शोधग्न भी है, तो ये शोथ को भी कम करता है और व्रण रोपण भी करता है, ठीक है। और जिसके बाद हम धन्वंतर तेल अगर देखते हैं तो धन्वंतर तेल जो है वो मर्म वो अस्थि पे काम करता है, ठीक है। मर्म और अस्थि छत होता है, छत होना मतलब कहीं कहीं आघात हो जाना, तो धन्वंतर तेल अस्थि छत पे भी काम करता है, मर्म छत पे भी काम करता है। सहचरादि तेल जो है एक बहुत अच्छा वात शामक है, और उसके बाद क्षीरबला तेल है जो श्रेष्ठ वात शामक बताया गया है, मतलब कि क्षीरबला तेल को हम श्रेष्ठ वात शामक तेलों में उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी डैमेज होता है टिश्यू, तो टिश्यू के डैमेज को हील करने के लिए क्षीरबला तेल बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इसके हम कैप्सूल भी देते हैं, बहुत सारे कंपनियों के पेटेंट कुछ कैप्सूल आते हैं, क्षीरबला 101 आवर्ती और ये सब कैप्सूल्स आते हैं जो ओरली भी हम लेते हैं। जो इसमें जो मुख्य कल्प होता है वो बला होता है, क्षीर के साथ बला होता है, और बला जो होता है न्यूरोप्रोटेक्टिव होता है, नर्वाइन सभी चीजों पे बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इस तरह के तेल का हम इस्तेमाल एकल भी कर सकते हैं, पर मेरे शुरू से इसमें रहा है कि मैं बहुत सारे तेलों को अच्छे रिजल्ट्स मुझे आए। एकल पहले मैं करता था, पर जब मैंने इनको मिक्स करा तो मुझे एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स पता चले। जी दिनेश जी। दिनेश जी म्यूट हैं आप, अपना म्यूट खोलिए। दिनेश जी म्यूट हैं आप। हेलो जी दिनेश जी। हाँ जी, अगला अब ठीक है। जी जी अगला प्रश्न हम लोग लेना चाह रहे हैं, सेंट्रल केनाल स्टेनोसिस में आपका क्या अप्रोच बनता है, आप उसका प्लान कैसे करते हैं चिकित्सा के लिए, वो बताएं। देखिए, सेंट्रल केनाल स्टेनोसिस मतलब मैं आपको एक छोटे से उसके द्वारा समझाऊंगा कि मेरे पास एक छोटा सा डमी है स्पाइन का, जिससे हम केनाल को समझेंगे, स्टोनोसिस को समझ सकते हैं। तो इसमें हम जो देखेंगे कि मेरे पास दो तरह के यहाँ पे है, बस 2 मिनट में मैं इसे खत्म कर रहा हूँ। एक तो ये स्पाइन है जो कि पूरी की पूरी स्पाइन का स्ट्रक्चर सभी लोग देख रहे होंगे, ये एक मॉडल है स्पाइन का, ठीक है। जहां पे भी हमारी स्पाइनल कोड ट्रेवल करती है, वो जिसमें ट्रेवल करती है उसको केनाल कहते हैं। तो जनरली केनाल का मतलब होता है एक रास्ता, ठीक है। एक सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ कि एक रास्ता होता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है कि वहां रुकावट हो जाना। केनाल स्टेनोसिस मतलब उस रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट होना।
रुकावट स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, उसके केनाल में है, उसके रास्ते में है। तो स्पाइन केनाल में जो हमारा ये रहता है, ये डिस्क है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये डिस्क इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और इसके बीच में जो ये हम देख रहे हैं, ये एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके बीच में जो ये अंदर से जा रही है, इसको केनाल कहते हैं। इसके अंदर से जो जा रही है, इसे हम केनाल कहते हैं। अब केनाल स्टोनोसिस मतलब डिस्क बल्ज के कारण भी हो सकता है। ये डिस्क जैसे बल्ज हुई, मतलब डिस्क में कहीं से बाहर आई डिस्क, और उसने किसी न किसी नर्व रूट को करा। नर्व रूट करने पे इतने ज्यादा केनाल स्टोनोसिस का प्रॉब्लम नहीं आता है, पर अगर मेन रूट को, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड को अगर बल्जिनेस या ज्यादा प्रेस होती है, तो उसे हम फिर केनाल स्टोनोसिस करते हैं। दोनों में ट्रीटमेंट वही होता है, लक्षण अलग अलग होते हैं, उसके साथ चिकित्सा हम चेंज कर सकते हैं, पंचकर्म चेंज कर सकते हैं कुछ। तो बाकी ओवरऑल तो वो मार्ग अवरोध जन्य में ही जाएगा अगर स्टोनोसिस हो रहा है। ये अलग अलग है कि कौन सा ज्यादा क्रोनिक है, कौन सा कुछ कम क्रोनिक है, ये हमारे क्लिनिकल टेस्ट पे ही पता कर सकते हैं उसे। जी दिनेश जी। जी सब बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया है इस प्रश्न को। एक हमारे कोई अनुज हैं जो बड़ा नटखट सा प्रश्न है उनका। इनका लिखना है, अव्वाड़ सर और डॉक्टर राणे सर अपने लेक्चर में पहले ही दिन रुग्ण में पंचकर्म करने से उपशय मिलता है ऐसा बताते हैं। तो इनका प्रश्न है कि बिना पूर्व कर्म के पंचकर्म कैसे संभव है? अब वैसे तो वो कौन है ये पूछने वाले, मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो स्वाभाविक ही वो मुझ पे शंका कर सकते हैं किसी भी तरह की। पर हमारे गुरु पे इतनी बड़ी शंका करना, जो गुरु है वो एक शास्त्र की तरह सिद्ध है। उन्होंने इतने शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद, अपने अनुभव के बाद कोई भी चीज को वो बोलते हैं, तो सबसे पहले उन्हें किसी गुरु के लिए ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। वो उनकी हो सकता है कि बाल हट के कारण मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने ऐसे किसी तरह का शब्द यूज कर लिया होगा। ठीक है, मेरे लिए वो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं उनको यही बताऊंगा कि अगर हम किसी भी रोगी को पंचकर्म में ये नहीं कहते हैं कि हम पंचकर्म में किसी को पूर्व कर्म के बिना करते हैं। डिपेंड है कि पेशेंट को रोग क्या है। अगर कोई मेरे पास रोगी है, मान लीजिए कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से वो आया है, और वो एक शीरशूल की कंप्लेंट कर रहा है कि उसे 3 दिन तक शीरशूल है, उसे अनिद्रा है, उसे हुरलास हो रहा है, उसे छर्दी हो रही है, ये सब चीजें देखने पे मैंने उसकी जब प्रकृति परीक्षण के साथ उसके लक्षण देखे, तो उसने बोला 3 दिन से उसे मल अवरोध है, मतलब 3 दिन से वो मोशन के लिए नहीं गया है, मल त्याग नहीं करा है, तो उसके कारण उसका मार्ग अवरुद्ध हुआ है। मार्ग अवरोध के कारण जो है ये वात के प्रकोप के लक्षण हो रहे हैं। तो मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ एक निरूबस्ती दे दी। निरूबस्ती देने से क्या हुआ, मल का अवरोध खत्म हो गया, वात की गति प्राकृत हो गई, और उसका शीरशूल, हल्लास और उसकी छर्दी, उसका शीरशूल तुरंत ठीक हो गया। इट मीन्स हो गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके अवरोध को हटाना है। तो इसमें हमने ये नहीं करा है कि हम कोई पंचकर्म को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम पंचकर्म के किसी बिना किसी पूर्व कर्म के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, नीरू के साथ स्नेह भी देते हैं, ताकि स्नेह भी उसमें जाएगा तो वात की प्रकृति, वात का अनुलोमन भी होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। जैसे रक्त मोक्षण कर सकते हैं, शीरशूल होता है, पेशेंट अगर बोल रहा है पित्तज रक्त पित्त शीरशूल है, दाह हो रहा है, तो तुरंत उसमें रक्त मोक्षण शास्त्र में बताया गया है, तो ये कर सकते हैं हम। और सॉरी, एक चीज और बोलूंगा बस, कि हम अगर किसी वात व्याधि में देखते हैं कि स्नेह स्वेदन करने से भी उसके शूल में बहुत कुछ फर्क आता है, तो ये एक स्नेह स्वेदन करना भी एक पूर्व कर्म ही है, तो वो पूर्व कर्म भी किया जाता है। जी दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, और मैं समझता हूँ कि सभी के मन में जो जिज्ञासा थी उनका अंत हुआ होगा। और डॉक्टर साहब, आपसे बात करने का जो आनंद है वो तो बहुत अच्छा है ही, पर समय की थोड़ी सी मर्यादा है हम लोगों के साथ में, और एक तो बहुत अच्छा सा अगला सेशन भी आने वाला है, तो आज के लिए हम आपसे आगे चाहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने मुझे आशा करता हूँ कि मैं सभी के उत्तर दे पाया हूँगा। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। जी धन्यवाद। और आगे के सेशन के लिए मैं फिर से डॉक्टर रोशनी वर्मा जी का आमंत्रित करता हूँ, आप आएं और आगे का कार्यक्रम संचालित करें। डॉक्टर रोशनी। जी थैंक यू सर, और थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू संदीप सर। संदीप सर का लेक्चर भी बहुत अच्छा रहा, और इसके साथ ही उन्होंने आज की जो क्वेरीज हैं जो कल के सेशन से आई थी, काफ़ी अच्छे से आंसर दिया, और इस तरह से हमारा पैनल डिस्कशन काफ़ी प्रभावी रहा,
और अब जो नेक्स्ट सेशन है, आज का हमारा लेक्चर वो योग पर है। और जैसे कि योग का बेसिक नॉलेज आप सबको होगा, लेकिन उसको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे हमारे योग विशेषज्ञ मनोज सर से। और इस सेशन को कंडक्ट कराने के लिए मैं डॉक्टर एपीएस चौहान सर को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच में जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारी जो ये वैद्य मित्रम वेब सीरीज, हमारा जो वेबिनार जो चल रहा है सीरीज का, इसमें हमारा ये इंटरनेशनल हमने इसको स्वरूप देने की कोशिश की है। तो आज यहाँ दो विशेषताएं हैं। पहली जो कि जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारी ये वेबिनार है, इसका पहला पायदान आज हम रखने जा रहे हैं। और इस क्रम में हमारे बीच में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु श्री मनोज ठाकुर जी। और दूसरी बात यह है कि आयुष मंत्रालय और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से आयुष की पद्धतियों का, जिसमें आयुर्वेद के अलावा योग का भी जो जिस तरह से वर्तमान में उन्होंने सलाह दी है पूरे जनमानस को, उसी के पालन क्रम में उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, और खास करके जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, वे सब इन सब चीज़ों से रूबरू हो सकें, इस उद्देश्य से आज हमने हमारे बीच में लेकर के आए हैं श्री मनोज ठाकुर जी को। आप मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं, आपने MSc एग्रीकल्चर किया है, लेकिन देखिए उसके बाद आपका रुझान योग की ओर गया और आपने एक के बाद एक कई पायदाने चढ़ते गए। आप बेंगलोर गए, वहाँ से स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान पद्मश्री डॉक्टर HR नागेंद्र जी के साथ में रह करके आपने योग का ज्ञान प्राप्त किया। फिर राजस्थान की अजमेर यूनिवर्सिटी में आप वहाँ पर फैकल्टी के रूप में, आपने योग फैकल्टी के रूप में कार्य किया। निमांस में आप जुड़े रहे और पिछले 20 वर्षों से आप सिंगापुर में वहाँ रह करके अंतर्राष्ट्रीय एक योग संस्थान आप संचालित कर रहे हैं। न केवल वहाँ योग की आप शिक्षा देते हैं, योग की चिकित्सा के लिए और योग के विभिन्न जो पाठ्यक्रम है वो भी वहाँ से वो संचालित कर रहे हैं। और इस समय वर्तमान में वे अंतर्राष्ट्रीय योग कॉन्फ्रेंस करने वाले एक बहुत सक्सेसफुल कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और दुनिया की कम से कम 10 से 15 देशों में आपने अंतर्राष्ट्रीय योग सेमिनार जो है कॉन्फ्रेंसेस सक्सेसफुली आयोजित किया है। तो मैं श्री मनोज ठाकुर जी का इस वेब सीरीज में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एंड ओवर टू मनोज जी। धन्यवाद डॉक्टर अजीत। मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने मुझे इस आयुर्वेदा एक्सपर्ट पैनल में बुलाया है अपनी बात रखने के लिए। सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद देता हूं मेरे जो गुरुजी हैं डॉक्टर HR नागेंद्र, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतने देशों में ये योग का काम कर पा रहा हूँ। और उससे भी पहले मेरे जो प्राथमिक गुरु हैं अनिल सरोदी जी ग्वालियर में, जिन्होंने मुझे राह दिखाई, बेंगलोर भेजा और वहाँ से जो मेरी शुरुआत हुई तो आज वो चल रही है। और हमने यहाँ से लगभग 2000 योगा इंस्ट्रक्टर्स ऑलरेडी तैयार किए हैं सिंगापुर में, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में फैले हुए हैं। और सभी जगह वो लोग अपने अपने योगा सेंटर चला रहे हैं। इस नाते हमारा बहुत सा कनेक्शन है और उनके थ्रू हम बहुत सी योगा सेमिनार है, योगा वर्कशॉप्स हैं, योगा कॉन्फ्रेंसेज हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे संसार में आज ये दिख रहा है कि योग एंड आयुर्वेदा बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का अंग धीरे धीरे उसको बनाना चाहिए। और दूसरी बात, इसके बाद कोई चारा भी नहीं है। मैं पहले अपनी स्लाइड लगा देता हूँ, उसके बाद अपनी बात शुरू करता हूँ। आज जो सब्जेक्ट मुझे दिया है वो है योगा वे ऑफ लाइफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, टॉपिक है, जो आज हम सबको जानना चाहिए। इस पर हमने 1996 में एक कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, जो मुझे याद है। उसका टाइटल यही था, योगा जीवन जीने की पद्धति, योगा वे ऑफ लाइफ। तो हमको ये समझना है कि लोग समझते हैं कि योगा करना ही चाहिए। अभी ये चॉइस नहीं रही है।
कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपकी चॉइस नहीं है। जैसे आजकल देखिए, आपके पास में मोबाइल है, आपके पास मोबाइल होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो क्वेश्चन नहीं रहा है, होना ही चाहिए। ये आपका नंबर भी आपकी एक पहचान हो गई है, आप सब जगह लिंक रहते हैं, उसके बिना काम चलता नहीं है। तो ये कोई अभी ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास मोबाइल होना चाहिए, होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलता है। ऐसे ही योग और आयुर्वेदा है। अभी ऐसा नहीं है कि मुझे योग कर लेना चाहिए, अभी तो माहौल बहुत खराब है, प्रदूषण है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है नहीं रखना है, नहीं, आपके पास चॉइस नहीं है। अभी चॉइस नहीं है, अभी ये अनिवार्यता है, इसके बिना कोई दूसरा चारा भी नहीं है आपके पास में। योगा और आयुर्वेद को अभी नहीं अपनाया तो आप समझदार नहीं कहलाएंगे। समझदारी इसमें नहीं है कि आपको बहुत सा नॉलेज है, बहुत सारे की सब्जेक्ट का आपको ज्ञान है, आप कंप्यूटर बहुत अच्छा चला लेते हो, आप मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर लेते हो, अच्छे डांसर हो सकते हो, अच्छे सिंगर हो सकते हो, आपका स्वास्थ्य उसका आधार है। ऐसा आयुर्वेद बोलता है, साउंड माइंड साउंड बॉडी। आपकी बॉडी ही और अच्छी नहीं है तो बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है, तो वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर मन भी आता है, फिर बहुत सी चीजें आती हैं। तो योगा हमारी आवश्यकता है, पहले तो इस बात को हम समझ लें आज। फिर दूसरी बात ये आती है, योग आवश्यक है तो योगा कब करना चाहिए? लोग सोते हैं भाई सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए। ठीक है, आप सुबह थोड़ा टाइम निकाल लीजिए, कभी हुई शाम को भी टाइम निकाल सकते हो, बट इसके बाद क्या? आपने सुबह आधा घंटा योग कर लिया, 1 घंटा योग कर लिया, इसके बाद क्या? अयोग जीवन है क्या? इसके बाद क्या है, ये भी समझने की जरूरत है। इसलिए ये सब्जेक्ट है योगा वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर लोग कहते हैं योगा ऑन द मैट, ऑफ द मैट, ऑन द मैट एंड ऑफ द मैट। आपने योगा मैट के ऊपर तो कर लिया, अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद जीवन कैसा जीना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको आपने समझ लिया तो उसकी कुंजी ले ली, चाबी ले ली कि कैसे स्वस्थ रहना है। किसी भी परिस्थितियों में आप स्वस्थ बने रह सकते हैं अगर हम ये समझ में आ जाए योगा वे ऑफ लाइफ, योगा जीवन की पद्धति कैसे हो सकती है। इसका बहुत अच्छा मॉडल डॉक्टर HR नागेंद्र, जो आज बहुत ही फेमस योगा गुरु हैं और बहुत बड़ी योगा यूनिवर्सिटी चल रही है बेंगलोर में, एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी। आपने हो सकता है उसका नाम नहीं सुना हो किसी ने, तो आप जरूर उसको देखिए, गूगल कीजिए, आपको पता लगेगा। बेंगलोर में 140 एकड़ में फैला हुआ है। जो शुरू की है डॉक्टर नागेंद्र, तो सोशल तो से योग को बनाया जाए, उसको साइंटिफिक बनाया जाए, जिसको ये समझ में आए कि ये है क्या। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, जैसे नाड़ी, अब लोग पूछेंगे आप बच्चों को, ये सूर्य नाड़ी, ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ये चंद्र को रिप्रेजेंट, या मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही, हाँ सुन पा रहे हैं सब लोग। कट गया था अभी बीच में। हाँ मनोज जी आगे कंटिन्यू। ठीक है, ठीक, शुरू कर। तो हुआ कि तो डॉक्टर नागेंद्र ने ये सारे रिसर्च शुरू किए। तो राइट नॉस्ट्रिल ये कैसे सूर्य से इसको कनेक्ट किया गया है, सूर्य से कनेक्ट कैसे किया गया है। तो वहां पर प्रयोग किए, लोगों को बुलाया रिसर्च लैब में, और लेफ्ट को बंद करके राइट से उन्होंने श्वास ली और इस पर प्रयोग शुरू किया। तो पता चला कि आपका ये मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाता है जब आप राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं। तो इस पर पूरा रिसर्च हुआ, डॉक्टर नागेंद्र जी पूरा रिसर्च किया, पब्लिश किया। पूरे संसार में टॉप रिसर्च जर्नल्स हैं उनमें पेपर पब्लिश्ड है। तो ये सिद्ध किया कि राइट नॉस्ट्रिल इज कनेक्टेड विथ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड लेफ्ट इज कनेक्टेड विद द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो साइंटिफिक वे उसको प्रूवन किया डॉक्टर नागेंद्र ने कि जो भी हम योगा करते हैं ये बहुत ही साइंटिफिक है। आयुर्वेद का 5000 साल पहले लिखा हुआ है, उसमें दिनचर्या की बात आई है, ऋतुचर्या की बात आई है, और अभी नोबेल पुरस्कार ले रहे हैं लोग बाहर इन्हीं चीजों पर। अब देखिए 2 साल पहले एक नोबेल पुरस्कार मिला है कि बायोलॉजिकल क्लॉक, सर्केडियन रिदम,
इसके ऊपर रोड प्राइज लिया है लोगों ने, जबकि आयुर्वेद में दिया हुआ है अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, सब पे दिया हुआ है। आज हमको ये समझने की जरूरत है अपनी ही चीजों को ढंग से, वो कितनी साइंटिफिक है। टॉप मेडिकल रिसर्च जर्नल्स जो है, जैसे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, उनमें पेपर पब्लिश है। हम अस्थमा का इलाज कर सकते हैं योग से। तो ये सब चीजें आज हमारे जितने भी जो यंग लोग हैं जो आयुर्वेद के डॉक्टर बनने वाले हैं, उन सबको ये बातें पता होनी चाहिए। तो अभी इस टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, डॉक्टर नागेंद्र एक मॉडल बनाया है, एक मॉडल दिया है बेंगलोर में, उसका नाम है आरोग्य धाम। आरोग्य मीन्स हेल्थ, धाम मीन्स होम, तो इससे हेल्थ होम। तो हम अपने दिनचर्या में योग को कैसे ढालें कि हम स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझिए कि ये तैत्तिरीय उपनिषद में जो पंचकोश का मॉडल आया है, पंचकोश मीन्स 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो हमारा पूरा ध्यान अभी फिजिकल बॉडी पे ही रहता है, अन्नमय कोश पे ही रहता है, सारे दिन उसी में लगे रहते हैं, उसी पे हम पैसा खर्च करते हैं, सारा फोकस उसी पे है। जबकि हमारे पास 4 और बॉडीज हैं हमारी, जो बहुत ही आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हमको ये समझना है कि हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि हमारी सभी जो लेयर्स हैं, हमारे अस्तित्व की जो सब लेयर्स हैं, हम कहते हैं कि मेरी बॉडी है, तो बॉडी चलती कैसे है, श्वास से चलती है, प्राण से चलती है, तो उसके बारे में भी समझना है। उसके लिए क्या करना है, हमारे देखिए मेंटल बॉडी है, मनोमय कोश है, तो मनोमय कोश के लिए क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, विज्ञानमय कोश के लिए क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, अन्नमय कोश के लिए क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, कितने कोई भी समझ सकता है इसको, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो इनकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, थोड़ी समझ विकसित होनी चाहिए, कम से कम आज के समय में जब हम सब लोग घर में लॉकडाउन है। हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा बने, बचाव ही तो उपाय है, आज कोई दवाई नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपका प्राणिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और फिजिकली भी स्वस्थ रहते हैं। आप देखिए, अगर एक एक कोष के रूप में जाने तो हम रोज आसन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं घूमने के लिए सुबह, तो हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी रहेगी। उसको चलाइए, नहीं तो जंग लग जाएगी। आप बैठे ही रहोगे, हमेशा सोफा सेट पर बैठे रहोगे और कार में घूमोगे, स्केलेटर्स में चलोगे, लिफ्ट में जाओगे, कभी सीढ़ियाँ चढ़ोगे नहीं, पैदल घूमोगे नहीं, तो क्या होगा उसका। तो इसलिए योग में बहुत अच्छी चीजें दी हैं। जरूरी नहीं है आपको जिम में ही जाना पड़े, आप घर में ही खाली 5 सूर्य नमस्कार लगा लीजिए, सुबह कुछ आसन कर लीजिए, ये सब बहुत आसान है आजकल, ये कोई बहुत ही कठिन चीज नहीं है। आजकल तो इतने योगा सेंटर खुल गए, आप इंदौर में देखिए कितने योगा सेंटर है। अगर आपके पास सुविधा है करने की, आप वहां कीजिए, नहीं तो आजकल बहुत से प्रोग्राम आ रहे हैं, वहां से देख के कर लीजिए। पर अच्छा है किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में एक बार आप उसको सीख लें ढंग से। बट हम बोलना है कि हमारा सात्विक खाना भी बहुत जरूरी है। हम टाइम पर खाएं, लोग रात को कहां से आयुर्वेद की सिद्धांतों का पालन नहीं कर, ये ऑफ द मैट है, योगा ऑफ द मैट है ये। ऐसा ही नहीं है कि खाली आपने आसन तो कर लिया लेकिन खाना तो आप रात को 12 बजे खा रहे हो, तो नहीं चलेगा ये, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अति सर्वत्र वर्जय, हमको एक्सट्रीम में नहीं जाना है। तो सात्विक एक हमारे योग के अंग है, उसमें बोला गया है। तो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, आजकल लोग इतने ज्यादा चिंतित रहते हैं खाने के बारे में, मैंने प्रोटीन नहीं खाई, मैंने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, विटामिन रह गया, मिनरल्स रह गया। हमको लगता है कि हमारा स्वास्थ्य विटामिन और मिनरल्स में छुपा हुआ है। अगर अपने देखें कि हमारे जो दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, ये सब लोग स्वस्थ रहे, इन्होंने तो कोई विटामिन नहीं खाई, कोई मिनरल्स नहीं खाया लाके, और आज देखिए जगह जगह जिम बने हुए हैं, सब लोग प्रोटीन शेक बेच रहे हैं, प्रोटीन पी रहे हैं। अभी तो आप किसी से पूछे आपने खाना खाया, बात ही नहीं करते खाना की, वो कहते हैं मैंने प्रोटीन ले लिया, मैंने अपना कार्बो ले लिया, मैंने अपने विटामिन मिनरल ले लिया, ऐसे बात करते हैं, इस संदर्भ में बात करते हैं। स्वास्थ्य को आप खरीद नहीं सकते, हमको ये समझना है, स्वास्थ्य को आप नहीं खरीद सकते। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे इसीलिए बीमार हो रहे हैं,
टू मच, एकदम अति में जा रहे हैं इसमें भी, और जिम में जा के अपनी मसल्स बना रहे हैं, बहुत मस्कुलर बॉडी बन रही है सबकी। बाइसेप तो लगते हैं ऐसे थाई जैसे लगते हैं उनके, इतने बड़े बड़े बाइसेप ट्राइसेप, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम ए बॉलीवुड स्टार। तो क्या हो रहा है, आपको लगता है वो बहुत हेल्दी है, आपने बड़ी मस्कुलर बॉडी बना ली तो हेल्दी है? ऐसा नहीं है। हेल्थ आपकी छुपी कहाँ है? आपका वीकेस्ट ऑर्गन डिसाइड करता है कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है। आप कितनी भी मस्कुलर बॉडी रखिए, लेकिन आपका पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है तो काम नहीं चलेगा, आपका लीवर काम नहीं कर रहा है तो काम नहीं चलेगा। इसलिए संतुलन की आवश्यकता है। योगा सच ए वंडरफुल थिंग हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दे दी है धरोहर में, इसको रियलाइज कीजिए। विदेशों में तो इतना फैल गया है, इतना ज्यादा फैल गया, आपको आश्चर्य होगा, सब लोग करते हैं रोज। मनोज जी, ये जो आप जो बता रहे हैं, मनोज जी आप ये जो बता रहे हैं, ये जैसे अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जैसे पूरे विश्व में पेंडेमिक के रूप में कोरोना से हम लोग त्रस्त हैं, तो सब जगह ये कहा जा रहा है कि कोरोना से बचाव एक बहुत बड़ा रास्ता है। आयुर्वेद के हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं, वही हम लोग सभी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि आप बचाव करें। तो क्या योग अभ्यास करने से भी हम कोरोना से बचाव के लिए अपने आप को मजबूत कर सकते हैं? क्या इम्यूनिटी के ऊपर कुछ काम कर सकता है योग का अभ्यास? एकदम कर सकते हैं, 100%। और मैंने बताया ना पहले ही, अभी यही चॉइस बची है। ये भी मजेदार बात है, अभी लोग समझ रहे हैं, आयुर्वेद को समझ रहे हैं, योगा को समझ रहे हैं। अभी जैसे आप यदि रेगुलर योगा कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके जो सिस्टम है, वो हार्मोनी में काम करते हैं, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको समझना है। तो जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो दूसरे सिस्टम भी अच्छे हैं। ऑटोमेटिकली आप देखिए आसनों में पवन मुक्त आसन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आप करिए, रोज कीजिए। आप अगर सूर्य नमस्कार भी करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होता है। आपकी रीढ़ की हड्डी को आप थोड़ा खींच रहे हो, आप आगे पीछे झुका रहे हो, दाएं बाएं झुका रहे हो, मरोड़ रहे हो, आपके पूरे स्पाइनल नर्व्स वहां जुड़े हुए हैं, आप नर्वस सिस्टम टोन्ड अप होता है। तो योगा आसन करने से सीधा सीधा आपका नर्वस सिस्टम अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, सारी प्रॉब्लम वहीं से आती है, और आपका इम्यून सिस्टम इस पर टिका हुआ है। सर बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं मनोज सर आप। क्या एक क्वेश्चन मेरा भी है आपसे कि ऐसा एक कंफ्यूजन है कि कपालभाति जो प्राणायाम है वो हाइपरटेंसिव जो होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, क्या इसमें ये बात सही है? तो ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर बबीता जी आपने पूछी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। हमको ये भी इसीलिए मैं कह रहा था कि एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में एक बार सीखना जरूरी है। जी। आप यदि भीड़ में जाके सीखेंगे और टीवी पे सीख लिया तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये क्वेश्चन उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि कपालभाति और इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हो सकता है आपको सूट नहीं करती हो, और किसी की हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी है, अगर एपिलेप्सी पर्सन करेगा तो इमीडिएटली एपिलेप्सी अटैक आ जाएगा उसको। तो कपालभाति उनके लिए वर्जित है। तो हर प्रैक्टिस हर एक कोई सूट करेगी ऐसा नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक है तो आप कीजिए आराम से, लेकिन आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ बीमारियां ऑलरेडी है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि मैं कौन कौन से आसन करूं, कौन से प्राणायाम करूं और कैसे करूं। खाली कौन से करूं उसे नहीं चलेगा, आपको कैसे करना है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेटली ये हमको सीखना चाहिए, और ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं है, एपिलेप्सी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये समझना है। और हमारे सारे सिस्टम की जो बात है, हमारा इम्यून सिस्टम भी इससे बहुत मजबूत होता है, और अगर हम ये करेंगे रेगुलर तो इसका डेफिनेटली आज के समय में बहुत ज्यादा फायदा है और जिससे आप बच सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मनोज जी, अपने जो हमारे जो ऑडियंस है वो ज्यादातर जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और यंग चिकित्सक हैं। तो क्या वो योग सीख करके, योग की चिकित्सा सीख करके क्या वो अपने रोगियों को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं? आई थिंक वैसे तो आयुर्वेदा कोर्स में योगा ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा भी अगर वो बेटर है अपनी नॉलेज को और बढ़ाएंगे, उसके लिए किसी बड़े योग संस्थान में जाके कुछ 6 महीने बिताएं और वहाँ और गहनता से उसका अध्ययन करेंगे, तो ये ऐसा है सोने पे सुहागा है। जैसे आपने ऑलरेडी आप आयुर्वेदा जानते हो,
आयुर्वेद में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, इसे अमेजिंग नॉलेज, इसका कोई मुकाबला नॉलेज का नहीं है। आज आने वाला समय ही आयुर्वेद का आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर अजीत। अगर अपने जितने भी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हैं, थोड़ा वो कभी समय निकाल के छुट्टियों में 6 महीने का 3 महीने का कोई शॉर्ट कोर्सेज करके आए और ये भी उसमें डालें, तो आज आने वाले समय में आयुर्वेदिक दवाई के साथ साथ उनको ये भी बताया जाए कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा रोज सुबह योग का अभ्यास होना चाहिए। बट इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि पूरे दिनचर्या भी कैसी रहे। खाली 1 घंटा कर लिया उससे भी नहीं, हमारी आदतें ठीक करनी ही पड़ेंगी। जैसे आयुर्वेद में एक चीज आई है, प्रज्ञा अपराध। अब प्रज्ञा अपराध आप करोगे तो कितना भी योगा कर लो, कुछ ज्यादा फायदा नहीं पड़ेगा। प्रज्ञा अपराध का मतलब होता है कि मैं जानता हूं ये गलत है लेकिन फिर भी करता हूं। तो एक उदाहरण के लिए स्मोकिंग है, आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट पीने वालों को ये पता है कि ये इससे मुझे नुकसान होता है लेकिन फिर भी करता है, तो ऐसे आदमी को तो कोई नहीं कर बचा सकता, योग भी क्या कर लेगा। तो ये भी सिखाना है कि आपको जब पता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए तो उससे कैसे बचना, उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां हेल्प करती हैं, योगा बहुत हेल्प करता है, क्रियाएं हैं उसमें। अगर हम भवन धोती करें, संघ प्रक्षालन करें और आसन करें तो आप पाएंगे जो लोगों को इसकी हैबिट है, जो एडिक्टेड है, वो उससे निकल सकते हैं। योगा इसमें बहुत हेल्प कर सकता है। मनोज सर, इसी बात पर अभी आपने बताया, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का शोधन इस समय बहुत जरूरी है। तो क्या हम ये जो आपने बताई प्रक्रियाएं, जो प्रोसीजर्स हैं, क्या ऐसी कोई प्रोसेस है जो हम हमारी नेजल कैविटी या नाक को साफ रख पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें हमारे यहाँ क्रिया आई है, 6 क्रिया आई है हठ योग में। उसमें कपालभाति है, अपने आप में बहुत अच्छा है, जिसकी अभी बात बताई, वो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करता है और ब्रेन एक्टिवेट होता है। और दूसरा है बहुत अच्छा नेति, जल नेति, सूत्र नेति। हाँ, तो जल नेति सूत्र नेति एक्चुअली क्रिया का हिस्सा है। इसमें आप देखेंगे हमने एक क्रिया नीचे दी हुई है इधर, क्रिया। तो ये क्रिया जो है 6 क्रिया है, इसका डायरेक्ट अफेक्ट हमारा नेसल कैविटी, जो साइनोसाइटिस ब्लॉक्स हैं वहां पर उसको क्लीन करता है। और वमन धोती हमारे पूरे स्टमक से लेके ईसोफेगस लेके थ्रोट पूरा ठीक करता है। वस्त्र धोती है, वस्त्र धोती तो बहुत इफेक्टिव है। मेरे को अस्थमा था जब मैं ग्वालियर में था, इनफैक्ट मैं योगा में आया ही इसीलिए क्योंकि मेरे को अस्थमा था, वही पॉइंट था। और मेरे को वस्त्र धोती और वमन धोती से इतना लाभ मिला है, उससे मेरा अस्थमा चला गया। इतना इफेक्टिव है ये क्रिया है। आजकल सबको जल्दी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए आसपास जो भी योगा सेंटर है वहां सीखे, इससे बचाव संभव भी है आजकल। मनोज जी, ये भी आपने देखने में आया है कि जो कोरोना का जो काल है, इस काल में संक्रमण का खतरा तो है ही, साथ साथ में उसके जो हजार्ड्स है और जो मृत्यु का भय है और जो संक्रमण का या मॉर्बिडिटी का जो भय है लोगों में, उस भय में, आशंका में एक मानसिक रूप से हर व्यक्ति जो थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा चिंतित है, थोड़ा सा आशंकित है, तो क्या योग का अभ्यास करने से उस मानसिक भय की स्थिति से हम कुछ थोड़ा सा हमें बाहर आ सकते हैं या कुछ मदद कर सकता है क्या योग अभ्यास? और अगर करना है तो क्या किया जाए जिससे हमको लाभ मिल सके? हाँ, उसके लिए हमारा नेक्स्ट जो है मनोमय कोश है। ये मनोमय कोश का प्रश्न है। आप देखिए, सब कुछ मन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। माइंड इज द कॉज ऑफ अवर मिजरीज एंड अवर हैप्पीनेस, ठीक है। तो हमको अगर मन को ठीक रखना है, उसके लिए सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस है वो है मेडिटेशन। हम मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन करें, खुश रहें, ओके। हमेशा फ्यूचर में देखना है, हमेशा आगे की ओर सोचना है और ये क्या होगा। तो इसमें योग क्या कहता है? योग की परिभाषा ही वो है कि हम अपने साथ जुड़ें, वर्तमान में रहें, हमारा ध्यान हमारी श्वास पे रहे, हमारा ध्यान हमारे शरीर पे रहे। जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा मन कहाँ रहना चाहिए? मन हमारी श्वास पे रहना चाहिए, मन हमारे शरीर पे रहना चाहिए। आप पाएंगे शरीर की मांसपेशियां खिंच रही हैं, कहीं दब रही हैं। इसी बात पर मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। इसी बात पर मैं बोलूँ कि कई लोग जो है, पेशेंट्स भी ये बात बताते हैं, जो मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ, कि वो कहते हैं कि हम टीवी देखते देखते, मतलब टीवी ऑन कर लेते हैं और उसको देखते देखते हम अपना योगा करते हैं। तो क्या ये इफेक्ट देगा? क्या आपको लाभ देगा ऐसा करने से?
नहीं इफेक्ट नहीं देगा, वो नुकसान भी देगा, उसका जी, उल्टा जी। इफेक्ट भी हो जाएगा। जी, जी, क्योंकि जी, हाँ, इससे तनाव बढ़ेगा। आप टीवी देख रहे हैं, आप मल्टीटास्क कर रहे हो, जी, ओके, जी, उससे तनाव बढ़ता है। मैंने खुद जी, करके देखा, इसलिए बता रहा हूँ जी, मैं। जी, जी। हाँ, तो मैंने सर देखा मेरा कि ऐसे हो सकता है क्या, मैंने भी देखा कि मैं अपना सूर्य नमस्कार कर लेता हूँ, कुछ आसन करता हूँ और टीवी जी, चला लेता हूँ सामने और जी, समाचार देखता हूँ, देखते क्या होता है। जी, मैंने पाया एक स्ट्रेस डेवलप होता है, जी, 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 तो ये एकदम ठीक नहीं है। योगा एक कॉन्शियस डेवलपमेंट प्रोसेस, योगा इज नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस। योगा जी, इज नॉट जी, ए मैकेनिकल प्रोसेस कि आप कुछ भी करते रहो, हाथ पैर हिला दो, फिर वो सिंपल एक्सरसाइज है, फिर योगा नहीं है। जी, जी, So it's not a simple exercise. Yoga is a very deep, is a spiritual practice. Means is we have to develop ourselves. आप देख सकते हो कि मेरी पहले श्वास बहुत तेज चलती थी, अभी जी, मेरी जी। स्लो हो गई है, मेरी सर फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बढ़ रही है। सर अभी आप अपन ये इस दौर में है, लॉकडाउन के पीरियड में है, तो क्या हम को कोई एक छोटा सा एक पूरा मॉडल बता सकते हैं क्या क्या चीजें हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं घर पर, जिसमें क्या क्या चीजों को हम इंक्लूड करें, कौन से योगासन या और कौन सा देखो, प्राणायाम करें? yes, yes. डॉक्टर सचिन आप म्यूट करें प्लीज, डॉक्टर सचिन म्यूट करें प्लीज। हाँ सर। दिन भर मगन हूँ किसी चीज में, Yeah. अभी 1 घंटा जी सर, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हुआ था, तो मैं पूछ रही हूँ कि एक छोटा सा आप मॉडल सा बता दें हमें कि आज इस कोविड के दौर में कितना प्राणायाम, कितना योगासन या कितना। जी जी जी, हमने किया है। देखो आइडियल तो यह है कि 1 घंटे किया जी जाए, जी आइडियल, जी ओके, जी बट कम से कम 15 मिनट भी कर सकता है आदमी। तो हमने 15 मिनट का भी एक तैयार किया है, जिसमें हम 3-4 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। इसमें लंबी गहरी सांस भर के एक्सरसाइज की जाती है, जी सर, जो मैंने ऑलरेडी डॉक्टर अनिल को भेजा है, बाद में आप सर्कुलेट कीजिए उसको। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है जी जी हाँ। और इसके बाद हमको, जब हम कोई भी सूर्य नमस्कार करें या आसन करें, जी तो उससे पहले हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम बोलते हैं शीतलीकरण व्यायाम, मीन्स जी, जी। लूजनिंग एक्सरसाइज। तो 3 लूजनिंग एक्सरसाइज उसमें करना चाहिए, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी आगे पीछे घूमे, आगे पीछे घूमे, और सही बात। दाएं बाएं शरीर को घुमाएं, जो सूक्ष्म और व्यायाम ट्विस्ट बोलते करें हैं। हमारे, हाँ, और ट्विस्ट जी। करें हमारे रीढ़ की हड्डी को, थोड़ा जी। आगे पीछे, थोड़ा वार्म अप कर लो बॉडी को। जी बिफोर हम सूर्य नमस्कार करें, बिफोर जी हमको थोड़ा वार्म अप करना चाहिए। जी फिर जी उसके बाद हम 3 से 5 सूर्य नमस्कार लगाए ढंग जी से, सर। उसमें बहुत से आसन हो जाते हैं। जी सर। और उसके बाद 1 मिनट रिलैक्स करें, लेट जाए पूरा, जो हमारी श्वास है उसको सामान्य हो जाने दीजिए। जी और सर। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें 1 मिनट कपालभाति है, और जिसमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, और जी। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम है। ये हमको करना चाहिए। भ्रामरी जी प्राणायाम करने से मन बहुत शांत हो जाएगा। ये जी। 15 मिनट में हम क्लोज कर सकते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट। इसको जी मैंने सर। नाम दिया है ब्रेकफास्ट योगा। मतलब जी। ये नहीं करेंगे तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे, ऐसा जी। प्रण बना के रोज करना है, तभी फायदा हमको मिलेगा। रेगुलरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। सर आपने एक बात एक और दिन पूछना बहुत चाहूंगी। अच्छा किया। जी मनोज Yes. सर, एक्चुअली आज के जमाने में लोग जिम करते हैं, जिमिंग करते हैं, और वहां पर हम कुछ पैटर्न्स वो लोग फॉलो करते हैं, जैसे कार्डियो बोलते हैं कुछ एक्सरसाइज को, वो कुछ को वो मस्कुलर एक्सरसाइज या वेट उठाना बोलते हैं। तो क्या हम इस एक्सरसाइज में भी ऐसा कुछ सीक्वेंस रखना चाहिए हमें क्या, कि थोड़ा सा हम कार्डियो यानी अपनी हार्ट को की पंपिंग को फोर्सफुली कर लें, फिर रिलैक्स करें? ये क्या कोई ऐसे पैटर्न भी जरूरी होते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम ऐसा कुछ भी होता है क्या कि कोई जो मूवमेंट हम कर रहे हैं उसका अपोजिट मूवमेंट भी हमें, जैसे हम आगे झुक रहे हैं तो ऐसा कुछ व्यायाम करें कि पीछे भी झुकना हो, लाइक दैट कुछ ऐसा भी होता है जरूरी क्या इसमें? जी सर। आपको आवाज आई मेरी? नहीं, जिम का तो मेरे को पता नहीं, जिम में तो मैं कभी नहीं, गया मैं बता भी रही हूँ, नहीं। मतलब वो और कुछ ऐसी मतलब कार्डियो मीन्स की वो हमारे ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस जिसमें हमारा हार्ट की पंपिंग जो है वो। मैडम का ये पूछना है नहीं, कि हमारे यहाँ तो योगा में ही है, हम लोग जी जॉगिंग सर। कराते हैं। हमारे जी यहाँ सर। सूर्य नमस्कार है, इसमें अच्छा जी कार्डियो सर। हो जाता जी है। सर। उसके ठीक बाद है, रिलैक्स तो होना जरूरी जिम है, का, जिसमें जो एक्सरसाइज आप हाँ करवा हाँ, रहे जिम के हैं, बाद रिलैक्स कर हर सकते हैं, ये एक्सरसाइज के बाद। बात अच्छा है। जिम के बाद
प्राणायाम भी कर सर, सकते हैं, जी सर, जिनके बाद वो भी कर सकते हैं। जी सर, बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है दूसरा कि हम आगे और आगे झुकने वाले आसन करते हैं तो पीछे भी करना चाहिए, यस करना चाहिए। अच्छा जी, इसको कहते हैं पूरक आसन। अच्छा, इसका नाम है पूरक आसन, जी जी, मतलब कम्प्लीमेंट्री पोस्चर। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री पोस्चर पोस्चर का करना मतलब जरूरी होता है होता है, जी आपने जी, राइट साइड तो किया, जैसे राइट साइड से ऐसे किया, आपको जी लेफ्ट से भी करना जरूरी है ऐसे, ठीक है, जी लेफ्ट जी से भी जी, करेंगे। बिल्कुल, आप आगे जी सर, पादहस्तासन किया तो अर्ध जी चक्रासन पीछे वाला करना जरूरी है। जी जी सर, ये उसका नियम थैंक यू है वेरी आसन मच, का। थैंक अच्छा यू। मनोज सर जी, आप मेरा मनोज एक जी, सवाल है। हाँ रश्मि, हाँ सर रोशनी एक जी पूछे। क्वेरी है मेरी। जैसे आमतौर पर लोग मेडिटेशन, सर आपने मेडिटेशन के बारे में बताया था कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो काफी लोग करना चाहते हैं मेडिटेशन, लेकिन सब लोगों के साथ, मतलब अधिकतर लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि उसको स्टार्ट कैसे करना है समझ नहीं आता है। मतलब ये होते हैं कि थॉट्स आते रहते हैं। हाँ, मेडिटेशन के लिए अच्छा है, पहले वो तो सीखना पड़ेगा किसी के मार्गदर्शन में। बट जो लोग आसन करते हैं, रेगुलर प्राणायाम करते हैं, तो मन आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाता है मेडिटेशन के लिए। आप पाएंगे आपने जब शवासन किया है, प्राणायाम किया है, आप भ्रामरी कीजिए, 9 राउंड भ्रामरी कर लो, उसके बाद आप शांति से बैठ जाओ, आप देखेंगे आपके मन में कोई विचार नहीं आ रहा है। आप भी करके कभी भी देख, जस्ट सिंपली आंखें बंद कर लीजिए और बंद कर, इसे ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ऐसे 9 राउंड करेंगे तो आप पाएंगे ऑटो के मन आपका इतना शांत हो गया है कि आपको 2-3 मिनट का मेडिटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सहज रूप से बताया मैंने। बस मेडिटेशन बहुत तरह के होते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। साइक्लिक मेडिटेशन है, ओम मेडिटेशन है, विपश्यना सर एक मेडिटेशन है, क्वेश्चन मेरा और कितने है। तरह के मेडिटेशन है। हाँ सर, फिर से आपको टोक रही हूँ बीच में। या सर ये दो चीजें हम लोग आजकल सुन रहे हैं। एक शवासन हम लोग करते हैं जिसमें आप रिलैक्स बॉडी को कराते हैं, माइंड को कराते हैं, और एक योग निद्रा भी होती है। तो सर इन दोनों में क्या फर्क है, कुछ आप बताएंगे क्या? योग निद्रा और शवासन, और इनके इफेक्ट पर, बॉडी पे जो इनका इफेक्ट है उस पर। शवासन उसका बहुत छोटा रूप है, ये जी केवल सर, अपने शरीर को विश्राम देगा, श्वास को आपकी शांत कर देगा, ओके, मन को थोड़ा जी शांत सर, कर देगा, जी ओके। तो उसका बहुत छोटा सा रूप है शवासन, ओके, जी क्योंकि सर, हम आसन करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो मसल्स जी को रिलैक्स करना है इन दी एंड, ब्रीदिंग जी को स्लो करना है, माइंड जी को जी काम करना है। ये 3 जी चीजें बहुत जरूरी है योग के जी अंदर। अगर जी आपकी मन का शांत हुआ, ब्रीदिंग स्लो नहीं हुई, मसल्स रिलैक्स नहीं हुई, तो इसका मतलब आपने योग ही नहीं किया है। इसलिए हर योगा के सेशन के अंत में जी शवासन सर, बहुत जरूरी, ठीक है। जी अब रही जी बात योग निद्रा की, योग निद्रा इज अ वेरी स्पेसिफिक टेक्निक डेवलप्ड बाय बिहार स्कूल ऑफ योगा। जी If somebody want to learn, they have to really learn from them. Okay, जी I'm also not expert for that, but I can say this is a very good. It will go to subconscious mind level. जी You know, सर, this is a थैंक यू। conscious mind. We जी are जी doing that conscious mind level as savasana, but जी, in yoga nidra, you will go to very deep at subconscious mind level. क्योंकि आज के दौर में सर सर एक ये बहुत क्वेरी जरूरत और है है। मेरी। थैंक यू सर। हाँ रोशनी पूछिए सर आप एक प्लीज। क्वेरी और है मेरी। जैसे आपने मंत्र प्रयोग के बारे में बोला कि आप चैंटिंग भी कर सकते हैं, तो जैसे मंत्र प्रयोग का कुछ आपने इफेक्ट अभी देखा है? जैसे अभी काफी बोल भी रहे हैं कि साइंटिफिकली होता है, कहीं से नहीं होता है, तो मतलब इसको आपने अपने एक्सपीरियंस में कुछ अनुभव किया हो, मतलब कि मंत्र प्रयोग से क्या इफेक्ट हमने होते हैं किया एक्स्ट्रा? है। डॉक्टर नागेंद्र तो आपको पता ही है, बड़े साइंटिस्ट थे वो नासा में, जी। तो उन्होंने बहुत सी ऐसी साइंटिफिक टेक्निक बनाए और मंत्र के पीछे क्या साइंस है वो भी सब बताया है। उसी के आधार पर एक टेक्निक डेवलप किया, उसको कहते हैं माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। सो मंत्रों के साउंड का जो इफेक्ट है हमारे एनर्जी सेंटर चक्रों पर, हमारे प्राणिक बॉडी पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है इसका। तो कैंसर पेशेंट के लिए हमने वो प्रयोग किया है। और जैसे आपने पहले भी पूछा था मेरे से मेडिटेशन के बारे में, तो मैं कहूँगा MSRT है, बहुत अच्छी टेक्निक है। ये आप सिंपली, अगर आपको मृत्युंजय मंत्र पता है, गायत्री मंत्र पता है, तो आप ध्यान से उसके कैसे प्रोनाउंस करना, ये सीखने का विषय है। हाँ, उसको ढंग से सीख के आप उसको कीजिए और पूरे मन तो को उसका एक पैटर्न भी होता है या एक जो उसको जो एक बोलने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है ना? चैंटिंग मेथड्स है। ओके
अच्छा मनोज जी, प्रोनाउंस करना सर मेरा एक क्वेश्चन इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ेगा। या मेरा एक या सुमित क्वेश्चन जी? है सर। हाँ सुमित जी पूछिए। सर नमस्कार। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जनरली हम प्राणायाम किसी के लिए किसी को सजेस्ट करते हैं, उसने नहीं किया है कभी, तो शुरुआत तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से करेगा, 2 मिनट 5 मिनट 1 मिनट जैसा भी। लेकिन एक ऑप्टिमम एक हेल्दी आदमी को कितनी देर प्राणायाम एक जनरल एक्सरसाइज के दौरान करना चाहिए कि 5 मिनट अनुलोम विलोम या 5 मिनट कपालभाति इतना सफिशिएंट है, एक ऑप्टिमम जिसकी प्रैक्टिस हो चुकी है? ओके 1 मिनट कपालभाति कर सकता है आदमी कंटिन्यूअसली, बिकॉज उसमें रैपिड ब्रीदिंग है, ठीक है, फास्ट ब्रीदिंग। ऐसे 1 मिनट तक लगातार करें। इसमें कम से कम 60 स्ट्रोक वो लगाए। खाली पेट करना चाहिए, याद रखिए, है ना। श्वास निकालना है, एक्टिव ब्रीथ आउट, पैसिव ब्रीथ इन। ओके, तो 1 मिनट करना है, उसके बाद थोड़ा शांति से बैठ जाइए, फिर 1 मिनट कीजिए, फिर थोड़ा शांति से बैठ जाइए, फिर 1 मिनट कीजिए। तो 1 मिनट 30 सेकंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, फिर 1 मिनट, फिर 30 सेकंड रिलैक्स, फिर 1 मिनट। तो ये तो हो गया कपालभाति। इसके बाद कितने 3 या 5 सेट मैंने बोला ना 1 मिनट 3, बस 1 राउंड है। 1 मिनट ब्रेक, 1 मिनट 1, 3 बार किया ना ये। हाँ, मनोज जी ये सुमित जी ये पूछना चाह रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में मतलब अधिकतम कितनी देर का प्राणायाम का सेशन करना चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए 4 मिनट इसके अंदर निकल गए आपके। फिर इसके बाद 9 राउंड आपने अनुलोम विलोम किया, तो इसमें आपका लग जाएगा 3 मिनट लगभग। सर अनुलोम विलोम का राउंड कैसे, मतलब जैसे कपालभाति तो 1 मिनट में 60 स्ट्रोक है, हाँ, अनुलोम विलोम का कैसे बनाएंगे उसको राउंड? नहीं, अनुलोम विलोम का आप ये टाइम मत देखिए। टाइम देखोगे तो आपका मन भटकेगा। तो आप पूरा अंदर खो जाइए, आप बंद करके धीरे धीरे श्वास लीजिए और ज्यादा होल्ड मत कीजिए, जितना आराम से कर सकते हो उतना कीजिए। उसके बाद श्वास निकालिए धीरे धीरे, फिर भरिए श्वास धीरे धीरे और रोकिए थोड़ा सा, और फिर छोड़। श्वास को लेना और छोड़ना जितना धीमे करें उतना अच्छा है, ठीक है। ये हर एक कितना धीमा कर सकते हैं, हर आदमी का अलग है, तो उस हिसाब से 9 राउंड कर सकते हैं इसके, ठीक है। और भ्रामरी 9 बार लेना, 9 बार छोड़ना। ये एक यहाँ से श्वास ली, उधर निकाली, फिर ली और फिर निकाली, इट्स ऑल 1 राउंड। ये 1 राउंड होता है इसका, ऐसे 9 राउंड। थैंक यू सर। अच्छा मनोज जी, ये मैं पूछ रहा हूँ कि आप लगभग कुल मिला के कुल मिला के 15 मिनट कर सकते हैं। 15 मिनट कर सकते हैं। अच्छा मैं ये जो ब्रेथ, ये दो श्वास के बीच में, मतलब कुंभक और रेचक के बीच में, कुंभक पूरक रेचक होता है ना, तो इसके बीच में की होल्डिंग कितनी देर की रखनी? ब्रेथलेसनेस होने का वेट करना है या जनरलाइज? इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर रोकने सीखना है तो वो एक्सपर्ट के उसमें सीखना पड़ेगा। बिल्कुल भी यहाँ बात नहीं करनी उसकी, नहीं है। लोगों को कुछ करने का बड़ा वो उत्सुकता रहती है, और एंड अप क्या होगा, माइग्रेन डेवलप कर लेगा, कुछ और डेवलप कर लेगा। लोगों को करने का बड़ा जुनून रहता है लोगों को, समझे ना। उनको कभी ना करे तो अच्छा है, कम करें, सहज रूप से करें चीज को। हाँ, और नहीं तो मार्गदर्शन में सीखना ही है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है इसका। जी जब मनोज जी ये मैं पूछ रहा था कि हेलो, या जी, हाँ यस, रोशनी कुछ पूछ रही? जी सर, जैसे इसमें रेशो होता है 1:4:2, तो फिर इसके बारे में क्वेश्चंस को वगैरह जैसे स्टार्ट में आते हैं तो फिर उसके बारे में हम नहीं नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये 2 स्टाइल है। हठ योगा स्टाइल अलग होती है, पतंजलि योगा स्टाइल अलग होती है, अष्टांग योगा में दी गई है, ठीक है। सहज रूप से करना एक सामान्य आदमी के लिए, रोकना नहीं रोकेंगे तो अच्छा है, उसको ज्यादा होल्ड करेंगे तो उसके अपने नुकसान भी होते हैं। वो समझना है। अच्छा, तो सर होल्ड करना ही नहीं है, फ्लॉलेस चलने देना। आप स्लो कीजिए, स्लो ब्रीदिंग कीजिए, होल्ड मत कीजिए। मेरा सीधा सीधा यही है आंसर। हाँ, स्लो ब्रीदिंग, होल्ड ना करें, बिल्कुल नहीं। वो किसी मार्गदर्शक के मतलब किसी गुरु के सानिध्य में रहकर, एक गुरु एक्सपर्ट से ही आप कुंभक का अभ्यास करें, अदरवाइज उसके हजार्ड होने की संभावना ज्यादा है, ऐसा मनोज जी का कहना है। कि सामान्य रूप से करें प्राणायाम और अतिरिक्त प्रयास न करें उसके। अगर वो सीखना है तो उसके लिए आपको ट्रेंड किसी टीचर के पास जाना होगा। सही बात। मनोज जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप जैसे 20 सालों से वहाँ सिंगापुर में हैं और आप वहाँ नागरिकता भी ले चुके हैं,
तो आपको वहाँ योग के बारे में वहाँ क्या माहौल है, लोगों की क्या रिएक्शंस है, लोगों का क्या कैसा रुझान है, मतलब क्या वो सीखना चाहते हैं, और सीखना चाहते हैं तो उसके पीछे उनका मतलब क्या मोटिव होता है, योग को वो किस रूप में लेते हैं? ओके, नो यहाँ पर योग का तो बहुत आदर है योग के प्रति, योगा इंस्ट्रक्टर के प्रति बड़ा आदर का भाव है लोगों में। आप जैसे ही हम इंट्रोडक्शन करें अपना, हम योगा टीचर है, लोग एकदम देखते हैं, अरे आप योगा टीचर हो, अच्छा, ऐसे देखने लगते हैं। तो इतना आदर है उनको, और वो भी इंडियंस है तो और ज्यादा आदर होता है। जी जी। लोगों में ये भी है कि हमको योगा सीखना है तो मतलब किसी इंडियन से सीखना है। और यहाँ अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा है, हर गली में हर आदमी योग करना चाहता है, स्पेशली महिलाएं तो हर महिला योग करती है, उनको लगता है ये। और कुछ लोग तो योग को समझते भी हैं, उसके फायदे भी समझते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, उनको लगता है ये फैशन है, हम योगा नहीं करते तो हम थोड़ा उसमें पीछे हैं, हमको आता नहीं, यार हमको योगा ही नहीं आता है। तो ये भी एक चीज है, तो योगा तो बिल्कुल फैशन जैसा भी है। अच्छा, हमारे ज्यादातर ऑडियंस जो है वो सब आयुर्वेद चिकित्सक हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या सिंगापुर में भी आयुर्वेद चिकित्सा के लिए, आयुर्वेद के लिए लोगों को कुछ जानकारी है, वहाँ सुविधा है, या क्या चिकित्सक वहाँ होते हैं आयुर्वेद के, या आयुर्वेद की चिकित्सा का वहाँ क्या वातावरण है? सिंगापुर और मलेशिया में बहुत से आयुर्वेदा सेंटर्स हैं, यहाँ चलते हैं, आयुर्वेदा डॉक्टर हैं हमारे इंडिया से, काफ़ी लोग केरला से है, केरला के इनफैक्ट ज़्यादा है। अच्छा। और बहुत अच्छे चलते हैं, पर ज़्यादातर लोग आने वाले लोग उसमें इंडियंस हैं, यूरोपियंस हैं, लोकल सिंगापुरियन चाइनीज पॉपुलेशन थोड़ी कम आती है, क्योंकि उनके पास वो लोग टीसीएम में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है। और एक ही चीज़ जो अच्छी नहीं है वो है सिंगापुर में आयुर्वेद को उन्होंने स्पा की कैटेगरी में रख दिया है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इसके लिए प्रयास जारी है, इंडियन हाई कमिश्नर भी प्रयास कर रहे हैं, और आयुर्वेदा तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेडिकल साइंस है, तो उसको स्पा की कैटेगरी में कैसे रखा जा सकता है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और बट यहाँ पर आयुर्वेदा बहुत चल रहा है, आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलती हैं, आराम से अवेलेबल है, आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेशन सुविधाएं हैं, तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी चल रहा है इसके बावजूद भी। बट उसका सही स्थान हमको मिलना चाहिए, और अभी मिलेगा। अभी इस समय में हम सब लोग आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं, मैं भी घर में रोज काढ़ा पीता हूँ, सुबह शाम पीता हूँ, और बहुत से लोग जो समझते हैं इसके महत्व को, तो सब यूज कर रहे हैं इसको। तो योगा आयुर्वेदा हमारा इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी आयुर्वेदा इस काफ़ी मतलब यहाँ फेमस है, चल रहा है। तो यही है, बस यही बता रहा था मैं आपको कि हमारे जो 5 कोर्स हैं, और इसी पे हमको ध्यान देना है। इसी के लिए हमने आरोग्य धाम बेंगलोर में बनाया है। मनोमय कोर्स का है, वहाँ प्राणायाम, वो मेडिटेशन कराते हैं अलग अलग। इसके अलावा विज्ञानमय कोर्स है, विज्ञानमय कोर्स में वहाँ डेली सत्संग होता है। सत्संग में अब ऐसा है, देखो, अगर आज की भाषा में कहेंगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट है। अगर हम अपडेटेड नहीं है, हम यही नहीं जानते कि हमको कैसे जीना है। अगर कोई भी हम छोटा भी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम लेके आते हैं तो उसके साथ मैनुअल मिलता है कि उसको कैसे यूज करना है। तो हमारी जो बॉडी इतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, लाइफ मिली है, उसका मैनुअल हम कभी पढ़ते ही नहीं है, तो कैसे हम जानेंगे कि लाइफ को कैसे जीना है। तो सत्संग बहुत जरूरी है, पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। और आनंदमय कोश, हमारा जो स्वभाव है वो आनंदमय है। हमको मालूम होना चाहिए कि हमको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है, ये मेरा स्वभाव है, उसको रियलाइज करना है। जब हम आनंद में होते हैं तो डॉक्टर नागेंद्र बोलते हैं हम बियॉन्ड इंटेलेक्ट होते हैं। कितनी बड़ी बात है, तो बियॉन्ड इंटेलेक्ट आप होते हो। इंटेलेक्ट आनंद नहीं है, उसमें उलझे रहते हैं हम, सवाल जवाब में, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, इसमें उलझे रहते हैं। लेकिन सही मायने में आनंद होता है, जो हमारा स्वभाव भी है और हम उसको पा भी सकते हैं, वो बियॉन्ड इंटेलेक्ट है। तो ऐसा तैतृपनिषद में आया है, और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आरोग्य धामा के रूप में हमने रखा हुआ है बेंगलोर में। तो ये मैं बताना चाहता था। तो इसका योग ऑफ द मैट है। जब आप 5 अपने जो कोर्स हैं उन पे थोड़ा बहुत काम करते हैं, दिनचर्या रोज ऐसी बनाते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, सुबह प्राणायाम करें, शाम को भी करें, आसन करें, खाने पीने का ध्यान रखें, और बैलेंस लाइफ स्टाइल को अपनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो ये सही मायने में
योगा वे ऑफ लाइफ है। योगा इतना ही नहीं है कि आधा घंटा कर लिया, खाली प्राणायाम कर लिया, इतना ही नहीं है। हमारी सोच में बदलाव, ओके, यही योग है। सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, इट्स नॉट हार्डवेयर। ऐसा नहीं कि किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली तो वो योगी हो गया, बाल लंबे कर लिए तो वो योगी हो गया। अगर दाढ़ी बढ़ाने से और बाल लंबे करने से ही योग हो जाता तो हर आदमी योग कर सकता है, ऐसा नहीं है। हमको समझ भी डेवलप करनी है कि खाली हाथ पर हिलाने का नाम योग नहीं है, खाली आसन का नाम योग नहीं है, ऐसा न समझना चाहिए। तो इसलिए समझने की जरूरत है, पढ़ने की भी जरूरत है। जितना हम समय लगाएं उसका पूरा लाभ हमको मिलेगा अगर आप योग को समझते हो। अगर योग की समझ सही डेवलप नहीं है, आप समय भी लगाएंगे तो आपको लाभ उतना नहीं मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। वाह मनोज जी, आपने ये बहुत लास्ट का जो बहुत अच्छी बात बताई कि योग को समझ करके हमें करना है, केवल देख करके, सुन करके, पढ़ करके या लोगों की कॉपी करके योग नहीं करना है। हमें खुद उसकी समझना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम योग करेंगे तो उसका हमें सर्वाधिक लाभ मिलता है। बहुत सुंदर आपने आज हमारे चिकित्सकों को अपनी बात कही। मैं लास्ट में डॉक्टर रोशनी को फिर आमंत्रित करूंगा कि वे कार्यक्रम का जो है कंक्लूजन रखेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। डॉक्टर रोशनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम सभी के साथ शेयर की, और थैंक यू चौहान सर। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो वो आप हमारे वैद्य मित्रम के ब्रोशर में दिए गए नंबर पर या व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाया गया है आप उस पर भी अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपनी प्रोफेशनल जर्नी में कभी भी कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो ये जो वैद्य मित्रम परिवार है हमारा, ये हमेशा आपके साथ में है। आप कभी भी किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी हमारे साथ रहे, और फिर अब हम कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम पर एक नए एक्सपर्ट के साथ। थैंक यू सो मच।